ओके, तो हम लोग जो है इस लेक्चर में आज बात करेंगे बेसिकली ट्रांसफार्मर का। बट ट्रांसफार्मर में आने से पहले हम लोग जो है देखना चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है क्या। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितने सारे हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो हम लोग पूरे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को दो पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हमारा कौन सा है? पहला हमारा जो है वो है स्टैटिक। दूसरा हमारा जो है वो है रोटेटिंग। दैट्स सो सिंपल, है ना। रोटेटिंग डिवाइस, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग बोल सकते हैं, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एग्जाम्पल क्या होगा? सच एज ट्रांसफार्मर। रोटेटिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन। ओके, या हम लोग इसको जो है रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन बोलते हैं। नाउ देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक मशीन एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, हम लोग कहीं भी इलेक्ट्रिकल मशीन का बात करते हैं, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का बात करते हैं, ओके, स्टैटिक डिवाइस का बात करते हैं। रोटेटिंग यानी कि रोटेशन होना। रोटेशन होना यानी कि वहाँ पे जो है रोटेशन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, जो भी आयरन होगा, जो कोबाल्ट होगा, जो भी लोहा होगा, वो रोटेट कर रहा है। मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब ही होता है लोहा टाइप, है ना, आयरन टाइप। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे कोई सॉलिड मटेरियल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उसका उसमें रोटेशन आ रहा है। इलेक्ट्रिकल मशीन रोटेट कर रहा है। ओके, यानी कि वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है। रोटेशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी। देन हम लोग यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल मशीन को डिफाइन करना चाहें तो ऑफकोर्स हम लोग इलेक्ट्रिक मशीन का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इन्वॉल्व है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करना चाहे कि नहीं भाई ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल मशीन है, या ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में जो है मैकेनिकल एनर्जी है, देन इन दैट केस हम लोग इस पर क्या बात करें? तो हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which have the capability to, या which have the capability like electromechanical energy conversion, electromechanical energy conversion, this one। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन मतलब यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक मशीन कर सकते हैं। यानी कि जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जहां मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं कहेंगे। ओके, जैसे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग एलिमेंट है ही नहीं। जब रोटेटिंग एलिमेंट नहीं है तो जहां भी रोटेटिंग एलिमेंट का ऑब्सेंस है, यानी कि वहां पे मैकेनिकल एनर्जी का ऑब्सेंस है। माइंड में डाल लीजिए। ओके, सॉरी, जहां भी जो है कोई भी डिवाइस रोटेट कर रहा है, then there must be rotation, then there must be torque, then there must be mechanical energy, then there must be angular acceleration, angular velocity, angular displacement, like that। सब तो रोटेट कर रहा है। गॉट इट। तो रोटेशन का मतलब क्या है कि वहां पे उसके पास क्या होना चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए, है ना। मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए, यानी कि वहां पे रोटेशन है। बट ट्रांसफार्मर जो स्टैटिक डिवाइस है हमारा, यहाँ पे किसी तरह का रोटेशन नहीं, किसी तरह का जो है मैकेनिकल एनर्जी नहीं,
सेम किसी तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन नहीं। यही कहानी कि हम लोग ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिक मशीन के श्रेणी में नहीं रखते। ओके, इलेक्ट्रिक मशीन जैसे आपने एक मूवी भी देखा होगा, है ना, 3 इडियट। इसको मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। नहीं, 3 इडियट में आमिर खान से पूछा जाता है भाई, ओके क्या होता है मशीन, तो जो कुछ ना कुछ जो रोटेट करे एलिमेंट, मतलब कि जो जिसका कुछ आउटपुट वर्क हो, ओके, वो अपना पैंट का जीप ऊपर नीचे करके बताता है कि वो इलेक्ट्रिक मशीन। आई थिंक सबने देखा होगा। देन हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का, तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में जो है, यानी कि द मशीन द डिवाइस विच हैव द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टर, या which have the capability to convert the electrical energy into its equivalent mechanical energy and vice versa, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो हमारा रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन है, बेस्ड ऑन सोर्स, जो हम लोग आगे बात करेंगे, ओके, डीसी मशीन और ये हुआ एसी मशीन, दिस वन। यानी कि हम इसको कैटेगराइज कर लिए, है ना, कि हमारा जो भी मशीन है उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं डीसी मशीन और एसी मशीन में। अब डीसी मशीन को हम लोग आगे कैटेगराइज करेंगे, जो आप लोग को सारा मशीन पढ़ना है, ओके, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। ओके, एसी मशीन को हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे दो पार्ट में। एक एसिंक्रोनस मशीन, एसिंक्रोनस, और दूसरा क्या हो गया, सिंक्रोनस मशीन। एसिंक्रोनस मशीन को हम लोग कहते हैं इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन। ओके, अब यहाँ पे जो है फिर से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इंडक्शन मशीन को इंडक्शन मोटर, कोई मशीन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट, इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर। जनरेटर, सिंक्रोनस मशीन को भी दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, हम लोग इसको फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके, सिंगल फेज मशीन और 3 फेज मशीन, अकॉर्डिंग टू द फेज कि हम लोग कितना फेज कनेक्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग है मशीन को कैटेगराइज किए, इलेक्ट्रिकल मशीन को डिफाइन किए। डिफाइन करने के बाद जो है, अगेन मैं रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक मशीन में कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक मशीन इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ओके, electromechanical device which are used to convert the electrical energy into its equivalent mechanical energy and vice versa। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मशीन क्या कर रहा है भाई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, और या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन एंड देयर यूटिलिटी। ये ऑपरेशन कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग, यूटिलिटी यानी कि इसका यूटिलाइज कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मैंने कन्वर्ट कर दिया दो पार्ट में, है ना, स्टैटिक और रोटेटिंग। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी नाउ। अब हम लोग जो फोकस करेंगे यहाँ पे, हम लोग फोकस करेंगे ट्रांसफार्मर पे, यानी कि स्टैटिक डिवाइस पे, और आगे फिर हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस डीसी मशीन एंड एसी मशीन। तो सबसे पहले हम लोग जो है हम लोग ट्रांसफार्मर देखते हैं, जस्ट सी, दिस इज जस्ट ओनली द इंट्रोडक्शन और नथिंग।
ट्रांसफॉर्मर। ओके, अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर के इंट्रोडक्शन में देखें, इंट्रोडक्शन में, तो हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मर जो है एक इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है सबसे पहले, है ना। हाँ, इसको इलेक्ट्रिक मशीन के श्रेणी में रखते हैं बुक्स में, ओके, क्योंकि इसको साथ साथ पढ़ना है ना। कहीं पे भी जो है ट्रांसफॉर्मर का यूटिलिटी है, लॉसेस है, इनपुट है, आउटपुट है, एसी इनपुट एसी आउटपुट, लाइक दैट, इसलिए हम उसको श्रेणी में रखते हैं। बट इट डजंट मीन कि ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिक मशीन है। जनरली आप देखेंगे हर एक बुक में जो है, इलेक्ट्रिक मशीन के बुक में जो है आपको ट्रांसफॉर्मर कंटेंट दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ तो वहां पे जो है ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिक मशीन हो गया। ओके, ट्रांसफॉर्मर इज नॉट एन इलेक्ट्रिक मशीन, इज नॉट ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एनी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन, क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है ना। यहाँ पे किसी तरह का रोटेटिंग एलिमेंट नहीं है, तो किसी तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन नहीं होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये एक स्टैटिक डिवाइस है। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ओके, क्योंकि इसके पास किसी तरह का भी जो है ना ही कोई मूविंग एलिमेंट है, ओके, ना ही कोई रोटेटिंग पार्ट है। ओके, कोई भी नहीं, है ना। ना ही इसमें जो बहुत सारे एलिमेंट्स आप देखेंगे, कंजर्वेटर है, बूस्ट है, ब्रेजर है, रेडिएटर है, टैंक है, वाइंडिंग है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ऑयल है। ओके, देयर इज नो एनी रोटेटिंग पार्ट। जब रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी आएगा ही नहीं। जब मैकेनिकल एनर्जी आएगा नहीं, ओके, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा नहीं। जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा नहीं, तब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक मशीन बोलेंगे। अब सोचो, हम लोग यहाँ पे इसको बोलते क्या है कि आउट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, याद रखेंगे हमेशा, ट्रांसफॉर्मर हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी, maximum, okay, as compared to the other electric machines, as compared to the electrical machines. Why? सोचो, यहाँ पे तो अभी तक में हम लोग ने यही पढ़ा है कि जो भी इलेक्ट्रिक मशीन से ट्रांसफार्मर में जो बेसिकली डिफरेंस है, वो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस क्या है कि absence of rotating part, absence of moving part. Then due to the absence of moving part, due to the absence of rotating part, okay, there is no any mechanical loss, है ना। कोई भी एलिमेंट अगर ये रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग एलिमेंट है, जिसमें लोग फैन रोटेट करवाते हैं। आप जो है फैन का ब्लेड खोल दो, जो फिन्स है ब्लेड, उसको खोल दो, तब आप देखोगे क्या कि फैन आपको उससे ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है। कैसे पता चलेगा? आंखों से देख के हो सकता है ना पता चले, है ना, तो स्पीडोमीटर से हम लोग मेजर करेंगे। ओके, और मेजर करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। गॉट इट? देन इन दैट केस जो है हम लोग यहाँ पे मतलब बोल क्या रहे हैं कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट, ओके, देयर इज नो एनी rotational loss, there is no any mechanical loss, there is no any mechanical loss. तो mechanical loss मतलब what? mechanical loss यानी कि मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ओके, अब सोचो कोई भी हम लोग बचपन में बॉल बियरिंग वगैरह घुमाते थे, है ना, कुछ भी एलिमेंट हम लोग घुमा रहे हैं, तो एलिमेंट घुमा रहे हैं तो होता क्या है, वो फ्रीली मूव करने वाला ज्यादा देर नचता है, और कम फ्री हो जो होता है वो कम नचता है ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सरफेस पे चक्का को मूव करवाते हैं, तो सरफेस पे चक्का को मूव करवाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, कुछ चक्का जो है कुछ सरफेस पे तेजी से मूव करता है, कुछ वही चक्का जो है अनदर सरफेस पे कम मूव करता है, जस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, तो मैकेनिकल लॉस में जो है हमारा एक पार्ट जो है हमारा वो क्या है, वो है फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शनल लॉस। ऑफकोर्स फ्रिक्शन के चलते लॉस होगा, दुनिया में हर जगह फ्रिक्शन है। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो पेन नहीं चलता। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग खड़े नहीं होते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ओके, झूला जो झूल रहा है वो कांस्टेंट गति से जो है कांस्टेंट स्पीड से उसी एम्पलीट्यूड पे झूलते रहता। गॉट इट? तो फ्रिक्शन अगर कहीं पे भी रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग एलिमेंट है,
कहीं पे भी लोग चल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, गाड़ी जो है वेन वगैरह चलता है तो हम लोग बोलते हैं रोड पकड़ के चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों में ज्यादा जो है वहाँ पे रोड का जो है पकड़ने का कैपेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा गट्स है ना। वहाँ पे देखेंगे अप डाउन जो है चक्का में बहुत ज्यादा रहता है, जिसके चक्का प्लेन है वो सही से रोड पे नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए। तो कहीं पे भी अगर मूविंग पार्ट है तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, क्योंकि मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू रोटेट करते रहेगा। तो उस फ्रिक्शन के चलते क्या है, यहाँ पे हम लोग एनर्जी जो दे रहे हैं उसको लॉस में जा रहा है, वो कुछ ना कुछ तो लॉस में जाएगा। मैंने बोला कि यहाँ पे देखो फैन का फ्रिक्शन है एयर के साथ, तो वो भी लॉस में जा रहा है ना, फ्रिक्शन। दूसरा विंडेज लॉस, उसको हम लोग एयर फ्रिक्शन भी करते हैं, इसका अनदर नाम भी है विंडेज लॉस। कहीं भी कोई भी चीज मूव कर रहा है, ओके, रोटेट कर रहा है, देन वहां पे एयर होगा। अगर एयर है तो वहां पे विंडेज लॉस होगा, अगर एयर नहीं है तो विंडेज लॉस नहीं होगा। विंड मतलब हवा, एज मतलब टाइम, है ना। टाइम के साथ विंड के चलते जो लॉस हो रहा है, किसका लॉस, लॉस हमेशा हम लोग बोलते हैं एनर्जी का लॉस, ओके, नॉट पावर लॉस। ओके, एनर्जी का लॉस हम लोग पावर लॉस भी बोल सकते हैं, बट ड्यूरिंग द गिवन टाइम जो है पावर में अगर टाइम मल्टीप्लाई कर दे देन दे आर टर्म्ड एज एनर्जी लॉस। ओके, तो अब सोचो यहाँ पे ड्यू टू द अब्सेंस ट्रांसफार्मर में, ओके, अब्सेंस ऑफ मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस क्यों अब्सेंस, बिकॉज देयर इज नो एनी रोटेटिंग पार्ट, कोई रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं। जब कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ओके, तो कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं होगा। तो जब कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं होगा तो सोचो, हम लोग जानते हैं कि इनपुट इक्वल टू जो होता है वो आउटपुट प्लस लॉसेस होता है, और एफिशिएंसी इक्वल टू जो होता है आउटपुट बाई इनपुट होता है, यानी कि आउटपुट बाई आउटपुट प्लस लॉसेस होता है। ओके, तो ये लॉसेस नहीं हुआ तो लॉसेस क्या हो गया, घट गया। तो हम तो इनपुट वही दे रहे हैं जो दे रहे थे, अगर लॉसेस घट गया तो उसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट बढ़ गया। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस का अब्सेंस क्यों, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट नहीं है भाई, है ना। तो ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ, सर ब्लेड मूव करता है तो ब्लेड मूव करता है इसका मतलब क्या हुआ, वो ब्लेड मूव करता तो एयर के साथ रेसिस्टेंस नहीं है भाई। अगर हवा नहीं होता यहाँ पे तो ब्लेड और ज्यादा तेजी से मूव करता, गॉट इट। अगर हवा नहीं होता तो और ज्यादा तेजी से ब्लेड मूव करता, क्यों यहाँ पे कम तेजी से मूव कर रहा है क्योंकि एयर का फ्रिक्शन है, तो वहां पे लॉस है, गॉट इट। एयर के चलते फ्रिक्शन है तो वहां पे लॉस है। तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, सिंपल, आई थिंक जवाब मिल गया आपको। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ मैकेनिकल लॉस, ओके, यानी कि लॉस कम होने के कारण जो है आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा। लॉसेस घटेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इट हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक मशीन, चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे वो आपका एसी मशीन हो, क्योंकि एसी मशीन हो डीसी मशीन हो, सारी जगह इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन होना है। जब सारी जगह इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन होगा तो सारी जगह रोटेशनल लॉस होगा, सारी जगह मैकेनिकल लॉस होगा, तो सारी जगह रोटेशनल मैकेनिकल लॉस होगा, तो सारी जगह आपका क्या होगा, लॉसेस आपका बढ़ेगा, है ना। लॉसेस बढ़ेगा तो आपका आउटपुट घटेगा, क्योंकि इनपुट हमारा कांस्टेंट है। जो आउटपुट घटेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी भी घटेगा। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर का स्टैटिक होने के कारण जो है, किसी तरह का रोटेटिंग पार्ट नहीं होने के कारण जो है, मूविंग एलिमेंट नहीं होने के कारण जो है, क्या हो रहा है, मैकेनिकल लॉस नहीं हो रहा है। मैकेनिकल लॉस नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, लॉसेस आपका कम हो रहा है। लॉसेस कम हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एफिशिएंसी हमारा बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, हाँ वेरी गुड पप्पू, एफिशिएंसी अगर बढ़ जाएगा तो इन दैट केस जो है हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है अदर इलेक्ट्रिक मशीन के कंपेयर में ट्रांसफार्मर हैव द हाईएस्ट एफिशिएंसी नियर अबाउट 95 to 99%।
95% एफिशिएंसी मतलब हट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 वाट इनपुट देंगे तो 5 वाट लॉस करेगा और 95 वाट आउटपुट आएगा। 99% 100 वाट इनपुट देंगे तो 1 वाट लॉस होगा, 99 वाट ऑप्टिंग कर देंगे। सोचो कितना अच्छा डिवाइस है ना। अब सोचो जहां पे भी रोटेटिंग एलिमेंट है, जहां पे भी मूविंग एलिमेंट है ना, वहां पे जो है हमको बार बार रिपेयर हम लोगों को करना पड़ता है, मेंटेन करिए। हम लोग बल्ब जला रहे हैं है ना, एक बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब में कोई रोटेटिंग एलिमेंट नहीं है, बस लगा दिए। ओके, ज्यादा मेंटेन करना है तो इसका डस्टिंग कर दिए है ना, डस्टिंग कर दिए, साफ सुथरा कर दिए, बल्ब अपने आउटपुट में दे रहा है। लेकिन फैन है आपका है ना, फैन रोटेट करता है, तो रोटेट करता है तो इसको मतलब क्या हो गया है ना, वहां पे हम लोग हमेशा 1 साल में 6 महीना में इसका सर्विसिंग करवाते हैं। अगर सर्विसिंग नहीं करा तो धीरे धीरे जाम हो जाएगा, बॉल बेरिंग घिस जाएगा, हो सकता है बॉल बेरिंग घिस जाने के कारण जो है हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होने के कारण इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। इंसुलेशन डैमेज होने के कारण आपका जो है ट्रांसफार्मर का, सॉरी, मशीन का वाइंडिंग जो है, मोटर का वाइंडिंग जो है वो जल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक और एडवांटेज मिल गया हमारे पास कि जहां रोटेटिंग एलिमेंट नहीं है, जहां पे भी आपका रोटेटिंग पार्ट नहीं है, मूविंग पार्ट नहीं है, देन देयर इज वेरी लेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। यानी कि वहां पे रिपेयर होना, मेंटेनेंस होना, वो क्या होना, कम होना है। ओके, बहुत कम रिपेयरिंग, बहुत कम मेंटेनेंस है। गॉट इट। तो यहाँ पे इसका भी एक मतलब कि एक अच्छा उदाहरण है। ओके, कि रोटेटिंग पार्ट नहीं होने के कारण, मूविंग पार्ट नहीं होने के कारण उसमें मेंटेनेंस हम लोग को कम करना पड़ता है, मेंटेनेंस रिपेयरिंग हम लोग को कम करना पड़ता है। ओके, इन दैट केस जो है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हैव वेरी लेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। गॉट इट। तो ये एक पता चल गया। अभी तक हम लोग सिर्फ यहाँ से एक ही स्टडी की, जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टैटिक और रोटेटिंग होने के कारण क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। तो अगर कहीं पे भी अगर रोटेटिंग एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेटिंग एलिमेंट नहीं होने के कारण वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन। तो वहां पे क्या होगा, रोटेटिंग नहीं होने के कारण आपका मैकेनिकल लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा यानी कि हमारा उसमें जो लॉसेस है, मैकेनिकल लॉस नहीं होने के कारण मैकेनिकल आपका टोटल लॉसेस घट गया। लॉसेस घट जाने के कारण आपका आउटपुट बढ़ गया, आउटपुट बढ़ जाने का एफिशिएंसी बढ़ गया। तो ये एक अच्छी बात है। मैकेनिकल लॉ, सॉरी, एब्सेंस ऑफ रोटेटिंग पार्ट होने के कारण जो है आपका उसमें रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कम करना पड़ रहा है। एक बल्ब की तरह हम लोग करेंगे, बाकी जो उसमें मेंटेन करना वो करेंगे हम लोग। ओके, नॉट लाइक दैट मशीन, डीसी मशीन, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी मोटर, एसी जनरेटर, क्योंकि वहाँ पे जहाँ भी रोटेटिंग एलिमेंट आया वहाँ पे हम लोग को हमेशा ग्रीसिंग करना है, बॉल बियरिंग चेंज करना है। ओके, ये सब हमेशा लगा रहेगा टाइम टू टाइम। तो अभी तक हम लोग सिर्फ व सिर्फ डिफरेंस देखे, यहाँ ट्रांसफार्मर का स्टडी किए, यहाँ पे स्टैटिक पार्ट होने का इसका एडवांटेज क्या हो गया। स्टैटिक पार्ट होने का इसका एडवांटेज क्या हो गया, इसका एफिशिएंसी बढ़ गया और इसमें मैकेनिकल लॉस नहीं हुआ, तो उसका एफिशिएंसी बढ़ गया और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस बहुत कम है, वेरी लेस। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के बेसिक प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ट्रांसफार्मर जो बेसिकली है वो हमारा, ओके, वो बेसिकली एक एसी डिवाइस। गॉट इट। बेसिकली जो है ये एक एसी डिवाइस है। ओके, एसी डिवाइस होने का मतलब क्या है, ये सिर्फ एसी पे वर्क करता है। एसी पे वर्क करने का मतलब क्या है कि कोई भी डिवाइस है हमारा तो उसमें इनपुट और आउटपुट तो होगा ही होगा, है ना। मोबाइल में तो इनपुट और आउटपुट है, कहीं भी कोई भी डिवाइस हो इनपुट और आउटपुट है। ये सिस्टम भी है तो इनपुट और आउटपुट है, कोई भी सिस्टम। तो हमारा ट्रांसफार्मर अगर जो है एसी डिवाइस है, यानी कि इसमें हम लोग एसी इनपुट के रूप में देंगे और एसी ही आउटपुट के रूप में लेंगे। क्लियर, यानी कि देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीसी, यहाँ पे डीसी का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक पढ़ लिए, याद रखेंगे, इट इज ओनली एसी डिवाइस, है ना, ये सिर्फ एसी डिवाइस है। नाउ अब ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो नाम है ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करने वाला, ई आर लगा दिए तो ट्रांसफार्मर।
ओके, इंजन से इंजीनियर बना है ना, इंजन से ही इंजीनियर बना है, सिर्फ ईआर लगा दी, इंजन। ओके, ईआर मतलब कि वो करने वाला है ना, टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, दैट डजंट मैटर, जेई हो, एई हो। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफॉर्म करने वाला। तो जैसे इसका नाम खुद कह रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म करेगा, क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, स्टैटिक से रोटेटिंग नहीं, वो अपनी रूप को नहीं बदलेगा, है ना। ट्रांसफॉर्मर जो दिख रहा है वो तो वही दिखेगा भी, है ना। ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांस, जैसे ही आया ट्रांस, ट्रांस मतलब होता है जिसके साथ भी ट्रांस लग गया, तो यहाँ फॉर्म के साथ लग रहा है ना। तो ट्रांसफॉर्म मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना। तो क्या उसका रूप रेखा नहीं, उसका इंटरनल एनर्जी, एनर्जी है ना, जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी, यानी कि ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिर्फ ये इसका नाम बताया, इसका नाम ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसफॉर्मर का सिर्फ नाम बता रहा है कि एज द नेम इटसेल्फ सेज, ओके, इटसेल्फ सेज इट ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि यहाँ पे अब होता क्या है भाई, कि ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, तो सोचो हम लोग ट्रांसफॉर्मर का एक डायग्राम बनाते हैं, ओके, ट्रांसफॉर्मर का एक डायग्राम बनाते हैं, ओके, जो हालांकि ट्रांसफार्मर को हम इस तरह से बनाते हैं, बट इस तरह से कहीं भी हम लोग जो है रियल में नहीं बनाते, सिर्फ दिखाने के लिए बनाते हैं, यानी कि एक्चुअल में ऐसा ट्रांसफार्मर होता नहीं, बट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी हम लोग ट्रांसफार्मर को इस तरह से दिखाते हैं। ये हो गया ट्रांसफार्मर, क्लियर। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर कर क्या रहा है भाई, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल, ऑफकोर्स मैंने क्या कहा, एसी इनपुट दिए, ओके, यहाँ अगर लोड रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसी आउटपुट आएगा, आउटपुट आ गया एसी। तो यहाँ पे ये एक सर्किट है और ये भी एक सर्किट आपको दिख रहा है, एक कॉइल है जो मैग्नेटिक सर्किट पे जो है, ये मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऑल ऑफ यू नो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसका परमेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा हाई होता है ना, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये क्या कर रहा है, सिंपल ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो भी आप एसी इनपुट दे रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टेब्लिश होगा, ऑल ऑफ यू नो, नहीं, ऑल ऑफ यू नो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, जैसे ही मैंने बताया था, व्हेन देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर देन देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, हाँ वेरी गुड रोहित, सोनू, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, बट इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक से भी इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक एनर्जी आया, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डिवाइस है या सर्किट है। तो जो भी मैग्नेटिक एनर्जी आया, वो मैग्नेटिक एनर्जी अगेन क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया, क्योंकि यहाँ पे फिर से आउटपुट वोल्टेज, फिर से आउटपुट ईएमएफ इंड्यूस, ओके, हम लोग इनपुट क्या दिए, ईएमएफ इंड्यूस, है ना। उसके बाद वो फ्लक्स आया, फ्लक्स आया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है फिर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फिर एनर्जी आ गया। यानी कि ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में, और अगेन मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। यानी कि एक सर्किट में, ओके, एक सर्किट में इनपुट दिए इलेक्ट्रिकल, दूसरा सर्किट से इलेक्ट्रिकल आउटपुट लिए, तो ये एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, बट भाया मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कन्वर्जन, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर मैग्नेटिक कन्वर्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिक में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है इज आल्सो कॉल्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, गॉट इट, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बोल सकते हैं। आई थिंक एम आई क्लियर? नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब सोचो, हमने यहाँ पे इसका डायग्राम बना दिए। ओके, थैंक यू। ओके, तो ट्रांसफार्मर के बाद जो है दो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया बेसिकली, है ना। दो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गए, जिसमें पहला इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रिक सर्किट, और दूसरे को सेकेंडरी कहते हैं। बट हम लोग इसको भी प्राइमरी कह सकते हैं, इसको भी सेकेंडरी कह सकते हैं। अगर आप इधर लोड कनेक्ट कर दिए और इधर सोर्स लगा दिए तो ये प्राइमरी हो जाएगा। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो कंसेप्ट है, ओके, वो लेफ्ट राइट से नहीं है। ऐसा नहीं कि इधर हो गया तो प्राइमरी, इधर हो गया तो सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है किससे? सोर्स और लोड से। जिस वाइंडिंग के साथ सोर्स जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग के साथ लोड जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी वाइंडिंग, याद रखेंगे। यानी कि जिस वाइंडिंग में आप इनपुट देंगे, यहाँ इनपुट दे रहे हैं सोर्स के रूप में, तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रिक सर्किट और प्राइमरी वाइंडिंग, और जहां आप लोड लेंगे या आप आउटपुट ऑप्टिंग कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, वो आपका क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। गॉट इट? ऑफकोर्स करंट डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। तो ये भी हमारा यहाँ पे बात हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे अब ये बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट जो है क्या किसी तार से जुड़ा हुआ है? नहीं। अगर हम यहाँ पे ऐसा ही सर्किट बना दें, ये दिस वन, है ना, मैंने आपको बताया था ये। ओके, तो यहाँ पे हम लोग V2 ले रहे हैं, V1 दे रहे हैं। क्या ये किसी तार से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये एयर के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसका फ्लक्स जो ऐसे निकलेगा, इससे पास होगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एयर के थ्रू पास कर रहा है, और एयर का परमिलिटी जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कम होता है। तो जब पास ही करवाना है मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करें। तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने के लिए हम लोग क्या किए? मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किए। ओके, यानी कि देयर इज नो एनी कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हाँ, वेरी गुड रोहित। ओके, तो जब इलेक्ट्रिकल और ये प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना। यानी कि इन दोनों में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों कोई इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्टेड नहीं है। यानी कि इन दोनों के बीच में रेसिस्टेंस कितना? इनफाइनाइट। ओके, इन दोनों के बीच में रेसिस्टेंस इनफाइनाइट, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसी तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ने ये भी स्टडी कर लिया कि यहाँ पे जो आपका रेसिस्टेंस है, ओके, वो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ही नहीं है भाई। जब तक ये वायर से जोड़ेंगे नहीं तब तक इलेक्ट्रिक नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। अब मैंने बोला कि किसी को प्राइमरी, किसी को सेकेंडरी। प्राइमरी को हमेशा पीछे या वन सबस्क्रिप्ट के साथ जोड़ते हैं। जैसे वोल्टेज लिखे तो Vp V1, अगर करंट लिखते तो Ip I1, और ही सेकेंडरी को हम लोग जो है S से या 2 से डिनोट करते हैं, Vs V2, Is I2, Es E2। इस जहां भी S और 2 लगा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, वो सेकेंडरी को इंडिकेट कर रहा है, और जहां भी आपका P और 1 लगा हुआ है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? प्राइमरी को। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अब ट्रांसफार्मर को बेसिकली ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, another one electric circuit to another electric circuit by using the Faraday's law of electromagnetic induction। of course Faraday's law of electromagnetic induction के कारण ही जो है हम लोग सोर्स दिए, EMF इंड्यूस हुआ, Faraday's law। ओके, इसके चलते यहाँ पे करंट के चलते फ्लक्स आया, इस फ्लक्स से फिर EMF इंड्यूस हुआ सेकेंडरी में, Faraday's law। क्लियर? यानी हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction, है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिक सर्किट, वो किसके थ्रू? भाया मैग्नेटिक सर्किट, भाया मैग्नेटिक सर्किट, है ना, बाय द म्यूचुअल फ्लक्स। ये फ्लक्स दिस, तो ये भी याद रहना चाहिए। सारा इंट्रोडक्शन है,
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ओके, एक याद रखना है कि जहां यहाँ जो एनर्जी अपने इनपुट दिया, ओके, तो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है, देन देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का भी कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी का भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग अब जो है ट्रांसफार्मर को डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर को बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, ट्रांसफार्मर इज एन स्टैटिक डिवाइस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, या ट्रांसफार्मर इज an AC static device, AC electromagnetic device in which electrical energy is transferred from one electric circuit to another electric circuit via magnetic field or magnetic circuit without change in frequency। यानी कि फ्रीक्वेंसी के चेंज किए बिना जो एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं वन सर्किट से अनदर सर्किट में। आई थिंक नो प्रॉब्लम। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। फाइनली इंट्रोडक्शन में हम लोग डेफिनेशन सीख गए। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि अगर हम लोग इसमें डीसी देंगे तो क्या होगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, है ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।